नमस्कार, मैं एसआर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, आज हम 25 जनवरी 2022 शिफ्ट 2 लेकर आए हैं। क्योंकि इससे एनालिसिस ये होगा कि आपकी तैयारी कितनी है। ऐसा तो नहीं कि हम सिलेबस करने में ही लगे हैं, पढ़ते ही जा रहे हैं। ये वो क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। आप इनको ये नहीं कि हमें ये क्वेश्चन आते हैं, हम इनको कितने जल्दी कर पाते हैं, ये टास्क है आज आपका। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। 25% मैग्नीशियम युक्त 300 ml घोल में कितना शुद्ध मैग्नीशियम मिलाया जाना चाहिए। तो देखिए, उसने बोला है कि 300 ml का क्या है, हमारे पास घोल है, ORS का घोल है। कितने का है? 300 का। साफ साफ दे दिया। मैग्नीशियम की मात्रा निकालनी है। 25% क्या है? मैग्नीशियम है। तो 300 का 25% हमें निकालना है। तो तुरंत आंसर आना चाहिए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 25 दिया 75। इसमें हमें बिल्कुल देर नहीं लगनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेशन है। ये क्वेश्चन बढ़िया है, CI का क्वेश्चन है। देखिए, ये बोल रहा है कि 8,000 रुपये से कोई राशि 12,167 रुपये हो गई। रेट है 15%। चक्रवृद्धि ब्याज पर कितने समय में ये राशि हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि इसने हमें समय पूछा है। इनके कहने का मतलब ये है कि भाई साहब, आपने मुझे 8,000 रुपये दे दिए, आपने मुझे 8,000 रुपये दे दिए। मैंने ये भी पूछ लिया कि रेट कितनी है, आपने बता दिया 15% रेट है सर आपकी। ठीक है, 15% रेट पर मैं ले आया। अब मैं आपके पास रिटर्न करने के लिए आया, तो रिटर्न करने के लिए आया तो मैंने 12,167 रुपये आपको वापस दे दिए। लेकिन इस बीच हम दोनों को पता है कि मैं कितने साल बाद रिटर्न करने के लिए आया, लेकिन तीसरा व्यक्ति ये जानना चाह रहा है कि सर आपने कितने साल बाद रिटर्न किए। तो अगर उसके पास सिर्फ ये डाटा है 8,000 रुपये, 12,167 और 15%, तो वो समय कैसे निकालेगा। तो इसमें समय निकालने के लिए आपको ये कुछ भी नहीं करना है। इस तरीके का क्या कि हम चले कि 8,000 पर हमने पहले क्या लगा दिया, 15% लगा दिया, तो ये ब्याज बन गया 1 साल का, फिर उसके बाद 1 साल का, फिर उसके बाद 1 साल का। इस तरीके की कैलकुलेशन हमें बिल्कुल एग्जाम में नहीं करना है। हमें सिंपल सा ये पता होना चाहिए कि हम जब भी CI पढ़ते हैं तो CI में हम कैसे पढ़ते हैं कि अगर वो 1 साल का पूछता है, जैसे कि रेट मैंने ले ली 20%। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। 5 क्या रहता है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब मूलधन। 1 क्या रहता है? ब्याज। 1 ब्याज। अब प्रिंसिपल में अगर ब्याज जुड़ जाता है तो ये क्या हो जाता है? मिश्रधन। 6 हो जाता है। तो आपने पढ़ा होगा मेरे से बेसिक लेक्चर में, 1 साल की बात करेगा तो 5 से 6 बोल देंगे, 2 साल की बात करेगा तो सर वर्ग कर देते हैं, 3 साल की बात करेगा तो घन कर देते हैं। तो बस हमें यही तो अप्रोच अपनाना है यहाँ। क्या, अगर काटने के बाद अगर वर्ग मिल जाए तो 2 साल के लिए दिया है, काटने के बाद अगर घन मिल जाए तो 3 साल के लिए दिया है। बस हमें यही अप्रोच अपनाना है कि मूलधन से मिश्रधन का सिर्फ रेशियो लिखना है। क्या लिखना है? मूलधन से मिश्रधन का रेशियो लिखना है और किसी चक्कर में नहीं पड़ना है। तो देखो, मूलधन क्या है? 8,000 है। मिश्रधन क्या है? 12,167 है। 12,167 है। अब देखो, क्या कुछ कट रहा है क्या? हमें इसे सिंपल से सिंपल करते हुए ले जाना है। यहां कुछ कट रहा है क्या? आप बोलोगे नहीं कट रहा, तो आपका आंसर आ गया। आपका आंसर आ गया। कैसे? जब कुछ नहीं कट रहा तो या तो आपको वर्ग मिलेगा या आपको घन मिलेगा। 8,000 किसका घन है? 8,000 वर्ग तो है नहीं, है घन है। आप बोलोगे सर 20 का क्यूब होता है। बस क्यूब होता है ना, ठीक है। ये अपने आप किसी ना किसी का क्यूब है, अगर ये पता भी नहीं है आपको तो 20 का क्यूब है। मतलब आंसर ये एक लाइन में आ गया हमारा। कितना? 3 साल। इसको भी अगर निकालना चाहो तो ये क्यूब होता है 23 का। 23 का क्यूब क्या होता है? 12,167। 12,167 पहली चीज। दूसरी चीज, जब हमें 15% दिया ही है, 15% होता है 3/20, तो हमारा मूलधन से मिश्रधन का रेशियो क्या आ गया? 20 से 23 आ गया। बस ये हमें हिंट मिल गई और इसी हिंट से हम 20 का क्यूब 8,000 और 23 का क्यूब 12,167 पर चले गए। ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन पर इन्होंने बोला है कि भैया पैसे में बदल दीजिए। पहले पैसे चलते थे ना 25 पैसे, 75 पैसे, तो पैसे आप भूलो नहीं, इसलिए इन्होंने ये फ्रेम करके दे दिया क्वेश्चन कि इनको पैसे में बदल दीजिए। तो हमें तो अच्छे से पता है कि 1 रुपये में कितने पैसे? 1 रुपये में 100 पैसे। 1 रुपये में कितने पैसे? 100 पैसे। अब जरा समझना, सिर्फ कर हर कोई लेगा इसे। कैसे कि 861 ये भी पैसे में है, 28 रुपये, 1 रुपये बराबर 100 पैसा, तो 28 रुपये बराबर 2800 पैसा। ये अब क्या करेंगे? तो काटना है, आंसर आ जाएगा। इसे कोई भी कर लेगा, लेकिन मैंने आपको एक मल्टीपल मेथड बताई थी। उसमें मैंने क्या बोला था कि देखिए, ये 861 है और ये है क्या? 2800।
इसमें से क्या नहीं कट रहा है वो आंसर में जरूर होगा। आप बोलोगे सर ये 2 जीरो तो कट ही नहीं रही, तो मैंने बोला कि ये 2 जीरो आंसर में रहेंगी, मतलब इस अनुपात के बाद यहां 2 जीरो कन्फर्म में आना, तो एक ही ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में 2 जीरो, तो हम इसे काटेंगे नहीं ना, तब भी ये 2 जीरो तो आना ही आना है। अगर फिर भी कि हमें तो वेरीफाई करना है तो काटो, 7 से काटो, 7 चौको 28, ये 400 आ गया। 7 एकम 7, 1 बचा, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, 123 अनुपात 400। चाहे आप काट लो, चाहे आप दिमाग लगा लो कि ये 2 जीरो आना ही आना है, तो ये आ गया 400। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, और ये किस पर आधारित है, ये बोर्ड मास पर आधारित है, बोर्ड मास पर आधारित है। पहले क्या होगा, डिवाइड होगा, फिर क्या होगा, मल्टीपल होगा, फिर माइनस प्लस होगा, तो इसी पर ये बेस है। और पहले हम इस कोष्टक को सॉल्व करेंगे, फिर इस कोष्टक को सॉल्व करेंगे, फिर इस कोष्टक को सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। तो इसमें कोष्टक एक ही है, तो हम स्टार्ट करते हैं कोष्टक से सॉल्व करना। समझिए ये बड़े बेसिक क्वेश्चन है, इनमें सिर्फ गलती नहीं करना है हमें। पहले डिवाइड होता है, कोष्टक से स्टार्ट करते हैं। 15/3 क्या हो गया, 5 हो गया। इस तरीके से ही करते जाना है, लिखना नहीं है एक एक चीज। 15/3 क्या हो गया, 5 हो गया। 24 तिया 72 हो गया, 72 प्लस 5 ये क्या है, 89 और ये है माइनस। पहले कोष्टक को सॉल्व कर देते। 89 प्लस 5 क्या हो गया, 94 में से 72 है, क्या हो गया, 22 हो गया, क्या हो गया, 22। तो यहां हमने लिख लिया 22। अब हम इस तरफ चलते हैं, ये क्या लगा है, प्लस 888 डिवाइडेड बाय 8। डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बोर्ड मास के नियम के अनुसार पहले डिवाइड होगा, फिर गुणा होगा, फिर माइनस प्लस होगा। तो 888 डिवाइडेड बाय 8, तो क्या आ जाएगा, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 111 आ गया। अब देखो ये प्लस लगा है, यहां इंटू है, ये क्या है, इंटू है। 21 दूनी 42, ये आ गया 42, ये माइनस, ये आ गया 46। अब देखो 46 माइनस 42 4 प्लस 111 115, 115 प्लस 22 क्या आ जाएगा, 137। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है औसत का सवाल। औसत हमें पता है, सभी आंकड़ों का योग डिवाइडेड बाय नंबर बराबर क्या होता है, औसत होता है। तो ये औसत का सवाल, औसत इतना इंपॉर्टेंट है कि आप देखोगे कम से कम 5 सवाल आपके औसत के इसमें सही रखे मिलेंगे। देखिए 3, 8, 9 और x का औसत कितना है, 6 है, ठीक है। 17, 2, 5 x और y का औसत 8 है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हमें पता है औसत क्या होता है, सभी आंकड़ों का योग डिवाइडेड बाय नंबर इज इक्वल टू औसत। यही क्या रहता है, औसत रहता है। तो देखिए औसत लेंगे तो 3, सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका, पहले अगर लाइन की बात करें तो 3 प्लस 8 प्लस 9 प्लस x डिवाइडेड बाय नंबर, कितनी संख्या है, 1 2 3 4, 4 संख्या है। इन सभी का औसत क्या है, 6। यहां से निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौको 24 आ गया, 24 आ गया। तो 3 प्लस 8 प्लस 9 इनको जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 8 और 3 11, 11 और 9 20, तो 20 प्लस x बराबर क्या है आपका 24। तो x बराबर क्या आ गया आपका, x बराबर आ गया 4। ये हमें पहली लाइन से x की वैल्यू मिल गई। अब दूसरी लाइन पर आते हैं, बोल रहा है 17, 2, 5 x और y का औसत कितना है, 8 है। कितनी संख्याएं हैं, नीचे संख्याएं आती हैं, 3 और 2 5 संख्याएं हैं। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 8 पंजे 40, ये x है, तो x की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं कितना, 4। 17 और 2 19, 19 और 5 24, 24 और 4 28, तो 28 प्लस y बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई से आ गया 40, तो y बराबर क्या आ गया, 12। ये 12 हमारा आंसर आ गया, और ये औसत का सवाल था। अब देखो श्री मार्ग के 3 बच्चों का औसत, फिर भी यहां पर औसत का सवाल आ गया। 3 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष है। एक नए बच्चे का जन्म होता है, ज्ञात कीजिए कि सभी बच्चों की औसत आयु क्या है। तो सबसे पहले तो आपको औसत अच्छे से पता होना चाहिए। औसत देखो मैं समझा देता हूं एक लाइन में। इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये रहता है कि जैसे कि सपोज करो आपके घर में 3 भाई हैं, आप 3 भाई हैं। अब आप सबसे छोटे हो, आपसे बड़े वाले और उनसे भी बड़े वाले, बीच वाले को बोलते हैं मंझले। तो आप कुछ नहीं कमाते हो, आप कुछ नहीं कमाते हो, अभी आप कुछ नहीं कमाते हो, लेकिन जॉब लग जाएगी तो कमाने लगोगे, उनसे ज्यादा कमाओगे। तो अभी आप कुछ नहीं कमाते हो, सबसे छोटा भाई। मंझला भाई कितना कमाता है, 30 रुपए कमाता है। बड़ा भाई कितना कमाता है, वो भी 30 रुपए कमाता है। तो तीनों की अगर मैं इनकम की बात कर दूं तो कितना हो गया, 60 रुपए हो गया, 60 रुपए हो गया। लेकिन आप अभी कुछ नहीं कमाते हो। तो अगर मैंने बोल दिया कि आप तीनों का औसत बताओ, तो आप बोलोगे 20 रुपए है।
मैंने कहा 20-20 रुपए प्रत्येक व्यक्ति कमाता है, लेकिन आप तो कुछ कमाते ही नहीं हो। इसी का मतलब होता है औसत। औसत का मतलब होता है जो कंबाइंड वैल्यू है, जो एक वैल्यू है, जैसे कि कुल 60 रुपए कमाए हैं, अगर मैंने बोल दिया 3 लोग हैं इसमें शामिल, तो वे टोटल अपने अपने आप में इक्वल इक्वल बटना चालू हो जाएंगे। मतलब औसत का मतलब होता है सुख दुख का साथी। सुख दुख का साथी का मतलब यह है कि बराबर बराबर हर चीज बांटेंगे हम, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, बराबर 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 बंटना है। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है, श्री मार्क के 3 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष है। औसत आयु 8 वर्ष है, इसका मतलब ये नहीं है कि तीनों बच्चे एक साथ हुए होंगे, जो भी है कि मतलब 8-8 साल के हैं। इसका मतलब ये है कि श्री मार्क के 3 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष है, तो औसत में 8-8-8 उन्होंने अपने आप को बराबर बराबर आयु में बांट लिया। टोटल आयु तीनों बच्चों की कितनी होगी? 24। टोटल आयु कितनी होगी? 24 होगी। तो देखिए 8-8-8 ये औसत आयु है, टोटल आयु कितनी हो गई? 24। अब बोल रहे हैं एक नए बच्चे का जन्म हो गया। भाई साहब, एक नए बच्चे का जन्म हुआ, आज ही जन्म हुआ उसका, तो उसकी एज कितनी रहेगी? 0 रहेगी। उसकी एज कितनी रहेगी? 0 रहेगी। तो 8 + 8 + 8 + 0। लेकिन अब संख्याएं कितनी हो गई? 4 हो गई। 4 हो गई। तो ये बताना है आपका कि अब इन चारों का औसत कितना है। तो 8 × 24/4 कितना होगा? 6 होगा। 24/4 कितना होगा? 6। नए बच्चे की औसत आयु तो 0 थी, नए बच्चे की औसत आयु 0 थी, लेकिन अब ये टोटल आयु कितनी है? 24 है। तो 24 को ही इन चारों में हमने बराबर बराबर बांट दिया, तो 6-6 साल में बढ़ गए। 2 नंबर का औसत XY है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर का औसत क्या है? XY है। ठीक है भैया, 2 नंबर का औसत क्या है? XY है। यदि एक नंबर X है तो दूसरा नंबर क्या होगा? देखो, पहला नंबर क्या है? X है, दूसरा नंबर पता नहीं है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। 2 नंबर है तो डिवाइडेड/2 कर दिया, और इनका औसत कितना है? XY है। ठीक है, दूसरा नंबर मतलब क्वेश्चन मार्क निकालना है, 2 का इस तरफ गुणा हो जाएगा, तो X + क्वेश्चन मार्क बराबर 2XY। तो क्वेश्चन मार्क बराबर क्या हो जाएगा? 2XY, और ये X उस तरफ चला जाएगा, तो X 2XY - X, मतलब आंसर हो जाएगा हमारा ये वाला। ये क्वेश्चन बढ़िया है, जरा देखो इसमें क्या है। 140 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य की चीनी, 135 रुपये प्रति किलोग्राम, और तीसरी के साथ मिक्सचर किया 1:2:1 के अनुपात में। मिश्रण का मूल्य दिया है, तो आपको बताना है कि जो तीसरे किस्म की चीनी है उसका मूल्य बताओ क्या होगा। तीसरी किस्म की चीनी, तो ये भी एवरेज का ही सवाल है। कैसे? देखो 140 रुपया प्रति किलोग्राम को ले लिया, पहले मैंने क्या किया, 140 रुपया प्रति किलोग्राम। ठीक है, 135, और तीसरी है X जो मुझे पता नहीं। इनको किस्म के साथ किस अनुपात में मिलाया जा रहा है? 1:2:1 में, 1:2:1 में। कुल आंकड़ों का योग डिवाइडेड बाय आंकड़ों की संख्या 1:2:1, मतलब 1, 2, 3 और 1 4 बराबर। इन सभी का औसत कितना आ गया? 153। अब देखो 140 × 1 140, प्लस 135 × 2 270, प्लस x × 1 x, डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 153। अब देखो 140 और 270 कितने होंगे? 140 और 270, 270 में 100 जोड़ा 370, 370 और 40 कितना हो गया? 410। तो 410 प्लस x बराबर 153। 153 इंटू 4 कितना होगा? 15 चौको 60, 600, 612। तो ये 612 आप कैलकुलेशन कर लेना। तो x बराबर 612 में से 410 घटाओगे आप, तो कितना आ जाएगा? 202 आ जाएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर है 202। मतलब इनमें से कोई सा भी ऑप्शन आपका सही नहीं है, सही नहीं है। आंसर क्या है इसका? 202। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कार्य दिवसों पर एक शहर के विभिन्न तापमानों को नोट किया गया, जो इस प्रकार है। किस प्रकार है? 32 डिग्री सेंटीग्रेड, 35 डिग्री, 34 डिग्री, 36 डिग्री, और इन पूरे सप्ताह का आपको औसत निकालना है। तो वही है, टोटल जोड़ देना और जितने भी नंबर हैं उसका भाग दे देना। A/B 5:6 है, B/C 9:। अब इसका देखो, ये हमारा प्रैक्टिस सेशन है इसलिए हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं। A/B 5:6, B/C 9:5। अब मुझे एक बात बताओ, आपने अगर मुझसे रेशियो पढ़ा होगा तो मैंने रेशियो की 2 घंटे से 2.5 घंटे की एक क्लास डाली है, और वो रेशियो का मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ वही चैप्टर पढ़ा है। उसमें इतनी मेथड है कि चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे आपका टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्टीम, कुछ भी हो, एजेस वाले सवाल हो, वो सब में मेथड अप्लाई होंगे। तो ये मैंने रेशियो में आपको बताया था कि अगर A/B और B/C अगर इस तरीके से दिया हो, तो हमें ये नहीं कि हम B को बराबर करने में लग जाएं या B को बराबर बना लें, इस तरीके से बिल्कुल नहीं करें। हमें कैसे डायरेक्ट करना है,
ए निकालना है तो सीधा गुणा 5 नाम 45, ये ए आ गया। बी निकालना है क्रॉस मल्टीप्लाई 6 नाम 54, ये बी आ गया। सी निकालना है 5 छक्का 30, ये सी आ गया। ये 1 सेकंड का खेल रहता है, ए बी सी आ गया। अब वो जो भी पूछे, ठीक है, उसने ये अनुपात सी पूछा है, ए है हमारा 45 और सी है 30, तो 45 अनुपात 30 आंसर आ गया। लेकिन अनुपात मतलब सिंपलेस्ट वैल्यू, 45 को 15 से काटा तो 15 3 45 और 15 दूनी 30, तो ए ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। सुरेश और रमेश की वर्तमान आयु, ये भी रेशियो में मैंने आपको एक क्रॉस मेथड बताई थी कि क्रॉस मेथड का रोल हर चैप्टर में रहता है और ये वही क्रॉस मेथड है। एक बार मैं इसे बेसिक से बता देता हूं। सुरेश और रमेश की वर्तमान आयु का योग कितना है? 5:6। हमने माना 5x है ये भैया और ये भैया है 6x का, ठीक है, तो 5x डिवाइडेड बाई 6x। अब ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं कि 5 वर्ष बाद इसमें भी 5 जोड़ दो, इसमें भी 5 जोड़ दो, इनकी आयु का अनुपात 6:7 हो जाएगा। 7 पना 35x, 7 पना 35x प्लस 7 पना 35 बराबर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई है, इसे आप सॉल्व करना आता होगा। 6 36x प्लस 6 पंजे 30। देखो 35x उस तरफ जाएगा तो 36x माइनस 35x, ये 30 इस तरफ आएगा तो 35 माइनस 30, तो x बराबर क्या आ जाएगा मेरा? 5 आ जाएगा। x बराबर 5 आ गया। x बराबर 5, तो इसकी वर्तमान आयु और इसकी वर्तमान आयु 5x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर 5, तो 5x बराबर 25, 6x बराबर 30। इन दोनों का अंतर पूछा है तो क्या आ जाएगा? 5। लेकिन हम इतना सब कुछ नहीं करेंगे, इतना सब कुछ नहीं करेंगे। हमें पता है कि हमें इस तरीके के सवालों में क्या क्रॉस मेथड लगाना है, और क्यों लगाना है ये रेशियो में बताया था आपको क्या कारण है, ठीक है। 5:6 लिखा हमने, ये लिख दिया। 5 वर्ष के बाद पूछा है, ठीक है, उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है? 6:7 हो जाता है। कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद। बस डायरेक्ट गुणा करो, 5 7 35 और 6 6 36, 35 और 36 का डिफरेंस क्या है? 1, तो 1 यूनिट बराबर क्या बोल रहा है ये? फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 पंजे 30, 7 पना 35, 30 माइनस 35 का डिफरेंस 5, 1 यूनिट बराबर 5, तो 5 यूनिट बराबर 25 और 6 यूनिट बराबर 30, और इनका डिफरेंस पूछा है इनकी आयु का, तो कितना है? 25 माइनस 30 5। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें ये भाई साहब 89 का डिवाइड करवा रहे हैं आपसे। क्या आप 89 का डिवाइड कर सकते हो? आपको टेबल आती है 89 की? अगर टेबल आती है 89 की तो लग जाओ डिवाइड करने के लिए। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि एग्जाम में इतना प्रेशर होता है कि 89 की टेबल तो छोड़ो, 17 की टेबल आप भूल जाओगे, तो ये 89 की टेबल कहां से डिवाइड करोगे? तो यही रूप है कैलकुलेटिव, जो बोलते हैं ना कि पेपर कैलकुलेटिव हो गया। सवाल एक लाइन का भी नहीं है, लेकिन इसमें देखो आप कैलकुलेशन का स्तर देखो किस तरीके का है। 89 से डिवाइड करना, 89 ही किसी से डिवाइड नहीं होता कि इसे छोटा बना लें। अब 89 की टेबल अगर आप पढ़ोगे तो आपको 5 मिनट लग जाएगा, और 5 मिनट में दूसरा बच्चा पेपर करके निकल जाएगा और आप 89 की टेबल पढ़ते रह जाओगे, और बाहर आकर क्या बोलोगे? पेपर कैलकुलेटिव था। क्यों पेपर कैलकुलेटिव आपके लिए था, लेकिन वो करके निकल गए? क्योंकि उसके पास वो अप्रोच थी जिससे ना तो 89 की टेबल पढ़ेगा, ना इस तरीके के सवालों से देखने में डरेगा। तो मैं आपको वही अप्रोच बताता हूं। मैंने आपको बार बार बोला है मल्टीपल मेथड, यूनिट मेथड, यूनिट डिजिट मेथड, डिजिट सम, ये इस तरीके की मेथड है कि सवाल को हलवा बना देती हैं। देखो कैसे हलवा बनेगा। यहां से हम चलते हैं जरा इस सवाल को करने के लिए, इसमें लगाते हैं हम डिजिट सम। डिजिट सम का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल डिजिट को जोड़ना। जैसे कि 1 3 5 है, इसका डिजिट सम क्या होगा? 1 + 3 + 5, 5 3 8 और 1 9, इसका डिजिट सम हो गया। इस तरीके से 14 18 का डिजिट सम देखो, 1 और 4 5, 5 और 1 6, 6 और 8, 8 और 6 14, 14 मतलब 14 का डिजिट सम, 4 और 1 5, 15 हो गया। अब देखो इसका डिजिट सम निकालो, 6 और 4 10 और 2 12, 12 8 20 और 21, 21 का डिजिट सम 3 हो गया। डिवाइडेड बाय में क्या है? 89, 89 का डिजिट सम निकालो, 8 दूनी 16 और 1 17 मतलब 8 हो गया इसका डिजिट सम, बराबर क्वेश्चन मार्क को मैंने x लिख लिया, ये इनटू में है 20, 20 का डिजिट सम 2 + 0 2 हो गया। अब जरा सुनो, जब भी डिवाइड में आ जाए कोई संख्या तो उसे हमें 1 बनाना है। अब 1 बनाना है तो इसमें किसका गुणा करना है? इसमें 8 का गुणा करो, तो ऊपर भी 8 का गुणा करोगे। क्यों? क्योंकि 8 8 है 64, 6 और 4 10, 10 का डिजिट सम 1 हो जाता है। 5 - 3 × 8 24, 24 का डिजिट सम 6 बराबर x × 2। 5 - 6 - 1 = x × 2। अब देखो माइनस में जहां भी आ जाए उसे 9 में से घटाते हैं, तो 8, 8 9 - 1 8,
8 बराबर x इंटू 2, तो 8/2 बराबर x आ जाएगा, क्योंकि 2 नीचे आ जाएगा। अब 2 को 1 कैसे बनाएंगे, जब भी नीचे आ जाए उसे 1 बनाना है, इसमें 5 का गुणा कर दो, इसमें भी 5 का गुणा कर दो, तो ये नीचे वाला तो 1 बन गया, ऊपर क्या आ गया 40, 8 पंजे 40, तो x बराबर 8 पंजे 40 और 40 का डिजिट सम 4। इसका मतलब है जिस भी ऑप्शन का डिजिट सम 4 रहेगा वही हमारा आंसर रहेगा। अब देखो 7 + 0 ये नहीं रहेगा, इसका डिजिट सम 7 है। 9 और 6 15 ये भी नहीं रहेगा। 7 और 6 13, 13 का डिजिट सम 4, ये हमारा आंसर हुआ है, सी हमारा आंसर हुआ है। इसकी लगभग 1.5 घंटे की क्लास रहेगी डिजिट सम की, तब जाकर ये आपके दिमाग में फिट बैठेगा। लेकिन ये जरूर है, अगर ये फिट बैठ गया तो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन बहुत आराम से उंगलियों पर हम कर सकते हैं। लेकिन हमें तरीके यही पता होना चाहिए, तभी पेपर कैलकुलेटिव नहीं होगा। अभी हमने डिजिट सम देखा, अब देखिए इस तरीके के सवाल में यहां पर भी हम डिजिट सम भी लगा सकते हैं और यूनिट डिजिट भी लगा सकते हैं। उस वाले सवाल में हमने डिजिट सम लगा लिया, अब हम यूनिट डिजिट लगाते हैं। क्या मुझे 21 का स्क्वायर अगर पता नहीं है तो मैं सवाल छोड़ दूंगा? क्या मुझे 13 का स्क्वायर पता नहीं है तो क्या मैं सवाल छोड़ दूंगा? और अगर मैंने सवाल छोड़ा भी नहीं, मैंने कहा मैं 21 का स्क्वायर 21 गुणा 21 करके निकालूंगा, 13 का स्क्वायर 13 गुणा करके निकालूंगा, तो मैं कहूंगा भाई साहब आप सवाल ही छोड़ देना, लेकिन ये करना मत, क्योंकि आपको 4 मिनट लगने वाले हैं। अगर आप इस तरीके से 6 गुणा 6 गुणा 6 करके 6 का क्यों निकाल रहे हैं? अगर डायरेक्ट याद भी हैं तब भी आपको टाइम लगेगा। जो मैं मेथड बताऊंगा उससे आप चुटकियों में कर सकते हो। कैसे देखो मैंने कहा यूनिट डिजिट लगाना है, आपको यूनिट डिजिट लगाना है, तो यूनिट पकड़ लो इसकी। यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक। 21 का इकाई अंक 1, 1 का स्क्वायर 1, 13 का इकाई अंक 3, 3 का स्क्वायर 9, 17 का इकाई अंक 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 का इकाई अंक 9, माइनस 104 का इकाई अंक 4 बराबर क्वेश्चन मार्क की जगह x लिखा। 6 का क्यों क्या होता है 216, 216 का इकाई अंक क्या हो गया 6 हो गया। अब देखो 9 और 1 10, माइनस 9 और 4 13, 13 का इकाई अंक क्या हो जाएगा 3। इकाई अंक पर सिर्फ खेल खेलना x + 6। अब मुझे एक बात बताओ 10 माइनस 3, ये 6 इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा बराबर x, तो 10 माइनस 6 और 3 9, 10 माइनस 9 कितना आ गया 1 आ गया। और सवाल का आंसर क्या है 1 बी है। तो यहां देखो, यहां कैलकुलेशन कुछ नहीं है, यहां तो आपको 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करना था, 7 का स्क्वायर करना था, लेकिन वैसे 21 का स्क्वायर करना था जो कि लेंदी हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसे आप करके देखना। ये देखिए नल वाला क्वेश्चन, 2 नल A और B ये नल कौन से हैं, इनका नाम है A और B। तो A और B क्रमशः 16 घंटे में भरते हैं ये, और ये भाई साहब 17 घंटे में भरते हैं। इनका एलसीएम लो, एलसीएम जब इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो इनका गुणा ही इनका एलसीएम रहेगा, मतलब एलसीएम क्या रहेगा 16 गुणा 17, 16 गुणा 17। ये कुल काम रहता है, या आप बोल सकते हो कुल जो आपकी टंकी है ना वो इतने लीटर की है, तो 16 गुणा 17 का गुणा करोगे 17 छिक्का 102, 17 एकम 17, 17 और 10 27, 272 लीटर की आपकी टंकी है सिंटेक्स की ऊपर रखी है। ठीक है, अब जरा देखो आपने क्या किया कि दोनों नल, सबसे पहले क्या किया, दोनों नल को 3 घंटे के लिए खोल दिया। दोनों नल 3 घंटे के लिए आपने खोल दिए। पहला नल आपका 16 गुणा 17 ये टोटल है, ये 16 घंटे ये 17 घंटा। एफिशिएंसी इनकी क्षमता कितने लीटर पानी निकालेगा एक नल, तो 16 गुणा 17 डिवाइडेड बाय 16 करोगे तो ये 17 आ जाएगा और ये 16 आ जाएगा। इसका मतलब है ए जो भाई साहब है ना ए, वो 17 लीटर प्रति घंटे पानी फेंकेंगे, 17 लीटर प्रति घंटे, और बी भाई साहब 16 लीटर प्रति घंटे, 16 लीटर प्रति घंटे। ठीक है, अब मुझे बताओ दोनों को मिला दूं मैं 16 और 17 को कितना हुआ 33, मतलब दोनों मिलकर 33 लीटर पानी फेंकेंगे, और इनको हमने 3 घंटे के लिए खोल दिया, तो कितना पानी फेंक दिया इन्होंने 33 गुणा 3 99। अब मेरी बात सुनो, टंकी टोटल कितने की थी 272 की, 99 पानी निकल गया। अब इसमें से इसे घटाएंगे 12 9 7 2 173, 173 लीटर पानी जो है ना 173 लीटर पानी ये टंकी में आपके बचा है। अब अगर 173 लीटर पानी आपकी टंकी में बचा है, अब लेकिन हमने क्या किया नीचे जाकर किसको बंद कर दिया, बी को बंद कर दिया, बी को बंद कर दिया। जब बी को बंद कर दिया तो अब जो 173 लीटर पानी टंकी में है वो कौन खाली करेगा, वो खाली करेगा ए, और ए की क्षमता कितनी है 17, ए की क्षमता कितनी है 17, तो 173 कुल पानी है डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 17। अब आप कहोगे सर ये 173/17 कैसे लिख दिया,
तो देखो मैं बताता हूँ आपको, जो टोटल काम है, काम वो क्या होता है, समय इंटू क्षमता। इसने मुझसे पूछा है समय, तो इंटू में क्षमता है, ये नीचे आ जाएगी, तो काम बटे क्षमता। काम कितना बचा था मेरा 173, क्षमता एक ही कितनी है 17, तो 173 बटे 17। ये आपका आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो, अगर ये भी नहीं पता भाई साहब तो बहुत मेहनत करने की जरूरत है आपको। ये एक सेकंड वीडियो देखना बन रही है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि इसका आधार 15 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये नहीं भूल सकते हम, भले ही कुछ भूल जाए। 1/2 आधार कितना है हमारा 15 और ऊंचाई कितनी है 10, इसे सॉल्व करना है, बस आंसर आ जाएगा आपका। 2 से काटो, 10 को 5 बार गया तो 15 गुणा 5 क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। 15 गुणा 5 75 हो जाएगा। ये टेबल तो आती ही होगी, अगर नहीं भी आती हो तो मल्टीपल कंसेप्ट जो मैंने बताया था, 15 में 3 आ रहा है, मतलब आंसर क्या रहेगा 3 से डिविजिबल रहेगा। और इन सब में सिर्फ एक ही आंसर है जो 3 से डिविजिबल है, वो है 75। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गोलार्ध, गोला मत समझ लेना इसे, ये है गोलार्ध। गोलार्ध मतलब गोले का आधा हिस्सा गोलार्ध में बनाने की कोशिश करता हूं। गोलार्ध, ये देखो, ये है आपका गोलार्ध, ये है गोलार्ध। तो यदि गोलार्ध की त्रिज्या दी है 21 सेंटीमीटर, तो गोलार्ध के सतह का क्षेत्रफल, ये सतही क्षेत्रफल की बात कर रहा है पूरा। अगर ये सिर्फ वक्र पृष्ठ की बात करता तो आप 2πr² लिख देते। टोटल की बात कर रहा है तो क्या लिखना है 3πr²। और ये गोला रहता है, गोला, उसका बात करें तो उसका वक्र पृष्ठ भी क्या रहता है 4πr² रहता है। संपूर्ण पृष्ठ भी क्या रहता है 4πr² रहता है। अब इस गोले को मैंने आधा काट दिया, ये आधा काट दिया, ये गोला, ये वृत्त मत समझना, ये 3D में है, ये वृत्त मत समझना, ये गोला है। गोला इन द सेंस आप ये समझो कि एक बॉल है और लोहे की बॉल है, तो लोहे की बॉल को जब आप काटोगे तो उसके अंदर भी मटेरियल बना रहेगा। तो जब उसको काटोगे आप, तो जरा इमेजिन करो, उसमें जब आप काटोगे तो नीचे भी आपका एक गोला बना रहेगा, तो एक वृत्त टाइप का बना रहेगा। तो ये वही है कि इस तरफ का अगर आपने काटा, ये 4πr² है, आपने काट दिया तो 2πr² बचा, 2πr² बचा। तो ये तो कटा हुआ है, लेकिन जो नीचे वृत्त है ना उसका πr² भी तो जुड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3πr²। तो यही बोला है इसने, कुल सतहीय क्षेत्रफल कितना है 3πr², यही आपको ज्ञात करना है। तो रख दो वैल्यू 3 गुणा 22/7, आर की वैल्यू क्या है 21 गुणा 21, 21 गुणा 21। अब देखो, या तो आप इसे काट लो कि सर हम तो काटने में लग जाएंगे, तो आप लग जाओ। 7 से काटा 3 बार 7 दिया 21, 3 त्रिका 9 गुणा 22 गुणा 21। पहली चीज, अगर तुक्का भी मानना है तो 50% ऑप्शन तो एलिमिनेट 1 सेकंड में करना है हमें। कैसे, 9 दूनी 18, 18 का यूनिट डिजिट 8 और 8 गुणा 1 1, मतलब इनका यूनिट डिजिट उठा लिया मैंने, तो यूनिट डिजिट क्या आया 8 आया। अब देखो, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब मेरे बचे कौन से 2 ऑप्शन, इन दोनों में से ही आंसर होगा मेरा, ठीक है। अब देखो, यहां 9 है, यहां 9 है, मतलब ये है कि आंसर जो मेरा है वो 9 से डिविजिबल होगा। 9 से डिविजिबल, 9 से डिविजिबल कौन होता है, जिसका डिजिट सम 9 होता है। 2 और 2 4 और 1 5, 8 5 13, इसका डिजिट सम 9 नहीं है, ये नहीं होगा 9 से डिविजिबल। तब 100% आपका आंसर ये है। 4 और 1 5, 5 और 5 10 और 8 18, 18 का यूनिट डिजिट सम 9, और ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हमने कैलकुलेशन नहीं की, लेकिन हम आंसर तक पहुंच गए। तो मैं आपको वही बार बार ये सिखाने वाला हूं, कैलकुलेशन कुछ भी आ सकती, कैलकुलेशन इतनी नहीं रहती कि आपने देखा कि सर ये तो मैं कर लेता, 22 का 9 में गुणा करता 207 और 207 का 21। मेरे भाई, अगर 1035973 डिवाइडेड बाय अगर 41 आ जाता तो फिर कैसे करता। ये कैलकुलेशन पूछी जा रही हैं आजकल, तो इसके लिए हमें बार बार मैं इसलिए फोकस कर रहा हूं इन सब मेथड पर। देखिए, घुमावदार सतह का क्षेत्रफल 528 सेंटीमीटर है और त्रिज्या इतनी है, तो सिलेंडर की ऊंचाई बताओ। सिलेंडर, गैस सिलेंडर देखा है ना, उसी प्रकार से मैं बनाता हूं आपके लिए। सिर्फ देखिए, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, जितने ज्यादा लाइक करते हो आप उतना मुझे मोटिवेट मिलता है और मैं आपके लिए वीडियो लेकर आता हूं। जब मैं देखता हूं कि लाइक कम है, तब ऐसा लगता है कि शायद आपको मेरा पढ़ाना हुआ पसंद नहीं आ रहा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और मैं आपको नई नई मेथड लेकर आऊंगा।
ये है सिलेंडर आपका, ये है सिलेंडर। अब आपने इसके फॉर्मूले रटे होंगे बार बार लेकिन मैं कह रहा हूं मत रटो। चाहे सिलेंडर हो, चाहे शंकु हो, चाहे क्या बोलते हैं वो छिन्नक हो, चाहे गोला, अर्धगोला वगैरह वगैरह, जितनी भी 3D आकृति हैं मैं बता रहा हूं उनका क्या होता है। एक रहता है प्रिज्म, एक रहता है पिरामिड। तो जो भी प्रिज्म है उनके फॉर्मूले कैसे बनते हैं। प्रिज्म का मतलब ये रहता है कि ऊपर और नीचे की जो दोनों सतह हैं वो सेम होनी चाहिए। देखिए आयतन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, आयतन। आप सबको पता होगा कि बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h, लेकिन कैसे बना किसी को पता भी नहीं होगा। आयतन का मतलब ये रहता है भैया सीधा सा एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस का मतलब क्या रहता है, जो आधार का क्षेत्रफल है ना, आधार के क्षेत्रफल में आपको क्या दिख रहा है, वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल इनटू इसे हाइट तक उठा दो बस। तो आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, ये क्या रहता है, आयतन। ये चाहे आप किसी में भी लगा लेना। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या रहता है, πr² इनटू हाइट। तो πr²h ये क्या बन गया, आयतन बन गया। अब सर मुझे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दीजिए। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया, जो कर्व मतलब घुमावदार है, CSA, ये बता दीजिए। ये याद नहीं होता तो देखिए मैं आपको ये बताता हूँ। मैंने कहा ये बेलन है, ये क्या है, बेलन है, ये बेलन है, बॉटल है लेकिन बेलन समझना। अब इसमें क्या हो रहा है कि ये है कर्व सरफेस एरिया, मतलब इसका ये वाला हिस्सा काट के अलग हटा दिया और नीचे वाला हिस्सा काट के अलग हटा दिया, तो ये हो गया कर्व सरफेस एरिया, मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और अगर मैंने इन दोनों को जोड़ दिया इसमें, तो ये तो संपूर्ण वाटल बन गई। संपूर्ण वाटल मतलब ये हो गया कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ऊपर का काट दिया और नीचे का काट दिया, ये समझ गए आप। अब मैं बताता हूं आपको, देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये वाला जो घुमावदार है, तो इसका मतलब चाहे बेलन हो चाहे कुछ भी हो प्रिज्म से रिलेटेड आकृति, उसमें होता है पैरामीटर ऑफ बेस, मतलब आधार का परिमाप। आधार का परिमाप मतलब ये वृत्त का परिमाप, और इसको भी कहां तक उठा दो, हाइट तक उठा दो। तो वृत्त का परिमाप क्या रहता है, 2πr × h, ये होगा CSA। अब TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया में तो कुछ है ही नहीं है सर, क्योंकि 2πrh ये हो गया। और इन दोनों को मुझे जोड़ना है, दोनों को जोड़ना है, ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा। तो दो वृत्त हैं और दो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, दो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 × πr², यही है। अब इसमें से 2πr कॉमन ले लो आप, तो अंदर क्या बचेगा, r+h। तो 2πr r+h, ये हो गया TSA। ये हमारे फॉर्मूले हैं। अगर जिसको याद है वो ऐसा नहीं कि भूल जाना, लेकिन जिसको याद नहीं है तो वो भी ऐसा नहीं कि क्वेश्चन छोड़ के आना, हम बना सकते हैं फॉर्मूले। अब हमारे देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं। इसका घुमावदार सतह का क्षेत्रफल, ऊंचाई निकालनी है, सतह का क्षेत्रफल मतलब कर्व सरफेस एरिया बोला है, 2 × 22/7 गुणा r कितना है हमारा 14 इंटू h निकालना है बराबर 528। अब मैं जल्दी जल्दी करवाता हूं क्योंकि 2 सवाल और बचे हैं। 7 दूनी 14, ठीक है, 2 दूनी 4 × 22, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 गुणा h बराबर 528। तो h बराबर क्या जाएगा, 528 डिवाइडेड बाय 88। काट लो जरा, 11 से 11 8 88, 11 चौको 44 और 11 8 88, 8 से काटा तो 8 × 48 6। तो ये 6 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये x का मान है, ये तो आप तुरंत कर दोगे क्योंकि इस तरीके को क्वेश्चन मुझे नहीं लगता ही गलत करके आओ। ये 6x है, लिख लिया x, ये फिर यहाँ पे 3x है, ये x लिख लिया मैंने, ये -x इस तरफ ले आया मैं, +x हो गया। तो ये x की वैल्यू मैंने सेपरेट कर ली। अब इस तरफ क्या है, 4 + 9 13 है, -27 इस तरफ आया, क्या होगा, +27 होगा। इतनी स्पीड तो मिनिमम है, ये तो रहनी चाहिए तभी पेपर निकलेगा। 6 और 3 9 और 1 10, 10x बराबर क्या है, 13 + 27 40। तो 10x बराबर 40, तो x बराबर क्या आ जाएगा 4। अब देखिए विजय और प्रशांत की वर्तमान आयु का अनुपात, मैंने आपको क्रॉस मेथड बताई है, उसी पर बेस ये हमारे एज के सवाल रहते हैं। एज के सवालों में 99% सवालों में हमें सिर्फ क्रॉस मेथड अप्लाई करना है। उसका कारण ये है कि जब हम एक्स में उलझते रह जाते हैं, तो आपको भी पता होगा कि एक्स शब्द ही खतरनाक रहता है। अगर एक्स में नहीं उलझते तो आज नौकरी होती। तो अगर नौकरी चाहिए तो आज भी एक्स में ना उलझ के हमें कहाँ क्रॉस मेथड लगाना है। तो देखो क्रॉस मेथड कैसे लगाते हैं। विजय और प्रशांत की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 8:9 है, ये लिख दिया। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात, ठीक है, 13:15। और नीचे क्या लिख लेते हैं, जो भी वर्ष देते हैं 6 वर्ष पहले। क्रॉस मेथड क्या कहता है, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा और डिफरेंस। 15 × 120, 13 × 117, 3 यूनिट।
3 यूनिट आ गया। इसकी वैल्यू हमें यहाँ से मिलती है 13 छिंग 78, 15 छिक्का 90, 12, 78 माइनस 12, 78 माइनस 90 क्या हो जाएगा 12, तो ये 12, माइनस प्लस का कोई अंतर नहीं है। 3 यूनिट बराबर 12, तो 1 यूनिट बराबर 4, 1 यूनिट बराबर 4, तो 8 यूनिट बराबर, आप बोलोगे सर 32, 1 यूनिट बराबर 4, तो 9 यूनिट बराबर, आप बोलोगे सर 36। तो हमें इनकी वर्तमान आयु क्या मिल गई 32, यह है 32 का और यह है क्या 36 का। एक सेकेंड, यह है 32 का, एक सेकेंड, यह है 32 का और ये है 36 का। कौन? विजय है 32 का, प्रशांत है 36 का। लेकिन ये यहां भी नहीं रोके, ये बोल रहे हैं कि भाई साहब हमें तो ये बताओ 12 वर्ष बाद, तो 12 वर्ष बाद तो 12 जोड़ दो इनमें, 12 जोड़ो, 32 12 44, 36 12 48। अब 44 और 48 4 से काटा तो 11 आ गया और 4 से 48 को काटा तो क्या आ गया 12 आ गया। आंसर क्या आ गया हमारा 11:12 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक आयत का परिमाप 90 सेंटीमीटर है। तो देखिए आयत का सवाल आ गया, कहने का मतलब एडवांस में भी वो बहुत पूछ रहा है, लेकिन हमें ये नहीं कि फॉर्मूले अगर याद नहीं है तो हम छोड़ कर आ जाएं। ये टुच्चे टुच्चे क्वेश्चन है, इनको ही छोड़ दिया तो सिलेक्शन से बाहर। आयत हमारा ये रहता है, और किसी भी चीज का बेसिक समझ लो थोड़ा सा। इसके एंगल क्या रहते हैं 90 डिग्री के। सर क्यों 90 डिग्री के ही क्यों रहते हैं? क्योंकि भाई मेरे तुझे पता होगा ये क्या रहता है, लंब रहता है सीधा, ये 90 डिग्री बना रहा है। तो ये देख इसमें भी ये क्या है लंब है, तो ये भी 90 डिग्री, और अगर मैं इस तरफ भी खींच दूंगा तो ये भी 90 डिग्री। तो कहने का मतलब इसका हर एंगल 90 डिग्री का रहता है। अब अगर विकर्ण पूछ ले तो विकर्ण क्या रहता है, विकर्ण मेरा ये रहता है, विकर्ण क्या रहता है ये रहता है। अब अगर विकर्ण ये है और ये 90 डिग्री है तो ये देखो 90 डिग्री के सामने क्या रहता है, कर्ण रहता है, कर्ण। तो इसकी अगर ये मान ली ए और ये बी मान ली तो कर्ण का स्क्वायर लगाओ, कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर आधार का स्क्वायर। अब देखो अगर कर्ण अगर निकालना है तो इसका अंडर रूट ले लूंगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और कर्ण क्या है, कर्ण ही क्या है विकर्ण है, तो विकर्ण क्या होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है ए इंटू बी। आयत का परिमाप क्या होता है, परिमाप का मतलब ये रहता है अगर ये आयत है और इसकी ये ए है और बी, तो देखो आयत का परिमाप क्या रहेगा, आयत का परिमाप ये चारों भुजाएं जो है ना बाहर बाहर की इनका योग। अरे खेत में कभी तार फेंसिंग देखी होगी ना, तो उन सभी का योग। तो देखिए a प्लस बी प्लस ए प्लस बी, इन सबको जोड़ो। आप बोलोगे सर 2a आ गया और 2b आ गया, क्या आ गया 2a आ गया और 2b आ गया। 2 कॉमन ले लेते हैं और बोल देते हैं a प्लस बी, मतलब कह देते हैं आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू ए प्लस बी, ये आयत का परिमाप होता है। तो हमें डायरेक्ट याद रखना है, खैर इतनी उलझनों में नहीं पढ़ना है, ये उन बच्चों के लिए है जिन्हें फॉर्मूला याद नहीं है वो छोड़कर मत आना। देखो आयत का परिमाप क्या होता है 2 गुणा ए प्लस बी बराबर क्या दिया है 90 दिया है, 2 इंटू में है उस तरफ जाएगा 90/2 हो जाएगा, तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा हमारा 45 हो जाएगा। अब देखो अगर उसकी लंबाई मतलब ए अगर हमें दी है 5 तो चौड़ाई बोल रहा है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा 45 माइनस 5, आंसर हो जाएगा हमारा 40। नेक्स्ट क्वेश्चन पर 36 आदमी मिलकर 140 मीटर लंबी दीवार 21 दिनों में बना सकते हैं, उसी औसत से वही 14 दिन में बनाने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, M1 D1 T1 डिवाइडेड बाय W1, M फॉर मैन, D फॉर डेट, T फॉर टाइम और वर्क W है। मतलब ये बेसिक फॉर्मूले पर बेस ही पूरा पेपर आया है ये वाला, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस में बने रहने की बहुत जरूरत है, क्योंकि अगर प्रैक्टिस में नहीं बने तो यही क्वेश्चन गलत करके आ जाएंगे। तो देखिए फॉर्मूला होता है टाइम एंड वर्क का कौन सा, M1 D1 T1 डिवाइडेड बाय W1, M1 D1 T1 डिवाइडेड बाय W1 इज इक्वल टू M1 T1 या D1 T1 डिवाइडेड बाय W1। M से क्या होता है मैन मतलब कितने आदमी, D फॉर डे, T फॉर टाइम समय, W फॉर वर्क कितना वर्क, कितनी खुदाई हुई है, कितनी लंबी नहर बिछानी है, कितना काम, कितना यूनिट, ये सब बोलता है। तो देखो मैन की जिक्र है इसमें 36, ये मैन है। 140 मीटर लंबी नहर मतलब ये काम है कितना 140 इंटू टाइम दिया है 21 दिन या डे दिया है कितना 21 दिन, ठीक है टाइम नहीं दिया इसमें। अब दूसरी स्टेप में क्या बोला है, उसी औसत से मतलब उतना ही काम करवाना है इसे, कितना 140, 14 दिन दे दिए इसने 14, कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी, तो M इसने निकालने के लिए बोला है। अब ये सॉल्व करना है। देखो मैं फिर कहूंगा ये यहां तक सब कर लेंगे
कोई ऐसा नहीं होगा जो ये नहीं कर पाए। बस ये है कि हमें कितने जल्दी काट सकते हैं। 140 देखते सही, ये दिमाग में नहीं आना चाहिए कि इसे काटना भी है, क्योंकि ये तो दिमाग में ही कट गया। अब देखो 14 में 7, 2, 3, 2, 18 और 3 मतलब 54। इस तरीके की अगर स्पीड है हमारी कि आंसर हमारा 54 आ गया, तब तो हम जीत पाएंगे, नहीं तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन बहुत आएंगे। इस चीज को आप याद रखना। ये देखो, छिन्नक का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है और ऊंचाई क्या है 10 सेंटीमीटर। ये और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। पहले तो छिन्नक समझ लीजिए, और एक वीडियो में मैं ये सारे एडवांस के फॉर्मूले किस तरीके से बनते हैं, मेन चीज किस तरीके से बनते हैं, बनाना आ गया तो याद भी हो जाएंगे। ये सब मैं लेकर आने वाला हूं। देखो ये रहता है आपका छिन्नक। इसमें अब आप कहोगे सर 2 वृत्त दिख रहे हैं। हाँ, ये छिन्नक किससे निकला है? ये निकला है शंकु से। मैं बताता हूं कैसे। इसको अगर आप आगे बढ़ा दोगे ना, इसको ये आगे बढ़ा दिया मैंने, तो ये क्या बन गया? शंकु बन गया। लेकिन इसकी जैसे ही टोपी काटी तो ये क्या बन गया? छिन्नक बन गया। तो आप इसको अभी शंकु को रहने दो, क्योंकि उस तरीके का क्वेश्चन आया नहीं है। तो अभी हम इसको ही करते हैं। देखो छिन्नक का आयतन क्या होता है? छिन्नक का आयतन ये रहता है, पहले हम इनको मान लेते हैं। ये छोटी है तो ये स्मॉल आर हो गया, इस वृत्त की त्रिज्या। इस वृत्त की त्रिज्या हो गई कैपिटल आर। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसका आयतन क्या होता है। 1/3 पाई एच स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। और जहां सबसे बड़ी गलती होती है कि यहां व्यक्ति 2r इंटू आर लिख देता है। नहीं, सिर्फ स्मॉल आर इंटू आर, क्योंकि वो समझता है कि यहां पर क्या फॉर्मूला लग गया, r प्लस आर का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया, r स्क्वायर प्लस 2r इंटू आर। लेकिन नहीं होता, स्मॉल आर स्क्वायर प्लस का r इंटू आर। बस ये कैलकुलेशन है, रख दो। 1/3 पाई की जगह 22/7 और h की जगह रखना है आपको कितना, जो भी दिया हो आपको 10। एक त्रिज्या 6, एक त्रिज्या 8 है, तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 6 गुणा 8। अब आपको समझ में आएगा जब आप इस कैलकुलेशन को करोगे। अभी करना आप घर पर इसे। मैं बार बार ये बोलता हूं आपसे कि कैलकुलेशन के तरीके आने चाहिए, नहीं तो हम उलझे हुए रह जाएंगे। यहां तक मैंने क्वेश्चन कर दिया, अब आगे आप क्वेश्चन करना। आपको इसके बाद भी कम से कम 1.5 मिनट लगने वाला है। तो ये कैलकुलेशन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं। अगर आप शुरू से करते तब तो और देर लगती, लेकिन आप कैलकुलेशन की अहमियत समझना, क्यों हमें मल्टीपल, डिजिट सम, यूनिट डिजिट, ये सब मेथड की जरूरत पड़ती है, ताकि हम इसे चुटकियों में सॉल्व कर सकें। तो दोस्तों ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सेट में मिलने वाले हैं हम, अगला क्वेश्चन इसका सेट लाने वाले हैं। लेकिन आपको इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करके आपको ये बताना है कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगा, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और आपको रोज नई नई वीडियो लेकर आ सकूं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।